तो कुल मिलाकर हिंसा का दौर रहा, पूरे चुनाव में हिंसा का दौर रहा और लगभग 20 लोगों की मौत सिर्फ चुनाव के दिन 24 घंटे में हो गई। एक तरफ जहां ममता बनर्जी के राज में हर पंचायत चुनाव के दौरान बंगाल जलता नजर आता है, तो वहीं दूसरी तरफ देश के सबसे बड़े राज्य यूपी में सभी चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होते हैं। हालांकि 2017 से पहले यूपी का हाल भी बहुत बुरा था, लेकिन सत्ता संभालने के बाद योगी आदित्यनाथ ने पुलिसकर्मियों को खुली छूट दी और कहीं भी कानून से खिलवाड़ हो तो आप किसी का इंतजार ना करें, ये कह दिया गया। सीधे कानून बिगाड़ने वालों से निपटें। पुलिस को योगी की मिली ये छूट काफी कारगर रही और अशांत यूपी शांति प्रिय हो गया, जहां कानून का राज्य स्थापित हो गया। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी की चुनावी संस्कृति जहां शांति सौहार्द के रंग में रंगी है, वहीं ममता बनर्जी की लचर कार्यप्रणाली के सबब बंगाल में चुनाव में खूनी खेल आम बात है। 25 करोड़ उत्तर प्रदेश वासी यहां चुनाव को लोकतंत्र का उत्सव मानते हैं, तो वहीं लगभग 10 करोड़ आबादी वाले पश्चिम बंगाल में हिंसा को एक आम चीज बना दिया है। और हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। अंबिका राय एमएलए हैं बीजेपी के, और राजलक्ष्मी जोशी राजनीतिक विश्लेषक हैं, जानी मानी राजनीतिक विश्लेषक हैं। राजलक्ष्मी जी, जो कुछ हिंसा हुई है पश्चिम बंगाल में, और हमारी तमाम नेताओं से भी बात हुई, शाम भी मैं बात कर रहा था, कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। जी बिल्कुल, बड़ी ही दुख की बात है कि उनके हिसाब से तो ये बड़ा पीसफुल इलेक्शन था। आपने उनके स्टेटमेंट्स देखे होंगे कि टीएमसी के हिसाब से तो ये पीसफुल था, क्योंकि उनका ये कहना है कि जो पिछले जब इलेक्शंस हुए थे तभी और लोग मरे थे, तभी वायलेंस की संख्या और थी वगैरह वगैरह। मतलब हर किस्म के वो एक्सक्यूज, सभी तरीके के नुस्खे अपना रहे हैं ये कहने के लिए कि उनकी कोई गलती नहीं थी। जहां तक कि उन्होंने ये तक कह दिया कि जो सेंट्रल फोर्सेस आई थी उनकी वजह से ये जो है ये मतलब उन्होंने ठीक से उनको नहीं, उनकी वजह से नहीं कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि देरी से भेजी और उन्होंने ठीक से नहीं संभाला वगैरह वगैरह। मतलब उनके हिसाब से, और इन सब के बावजूद वो कह रहे हैं कि ये तो पीसफुल इलेक्शन था। जबकि अभी देखिए, ये जो बीएसएफ के जो डीआईजी है, उन्होंने तो साफ कह दिया कि वो उन्होंने 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख, 7 तारीख और 8 तारीख को भी उन्होंने पूछा कि ये सेंसिटिव जो बूथ्स है वो कौन से हैं जहां पर इन फोर्सेस को डिप्लॉय करना है। तो आखिरी मौके तक भी उनको ये लिस्ट नहीं मिली, अभी आज तक भी उनके पास वो लिस्ट नहीं है। तो वो उनको डिप्लॉय करेंगे तो कहाँ करें। मुझे तो ये ऐसा नजर आ रहा है जैसे जो राज्य प्रशासन है, उन्होंने तो पहले कह दिया था कि हमारी जो पुलिस है वो तो सक्षम है इन सारे चीजों को, इनकी सारी देखरेख करने के लिए, और अभी वो राज्य पुलिस ने भी कुछ किया नहीं कुछ खास, और उन्होंने ना सेंट्रल फोर्सेस का इस्तेमाल किया। जो सेंट्रल फोर्सेस, अभी आपको तो पता है कि जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से हुआ है ये सब, ये जो सेंट्रल फोर्सेस आए हैं, क्योंकि वो तो नहीं चाहते थे। तो राज्य में जो वो स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है, उन्होंने भी कोई सख्त कार्रवाई नहीं की। तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई मिली भगत है दोनों की। लेकिन स्टेट इलेक्शन कमीशन भी आरोप लगा रहा है, राज्य सरकार के नेता और मुख्यमंत्री भी आरोप लगा रही हैं। उनका कहना है कि केंद्र से सही समय पर मदद नहीं मिली, जितनी कंपनियां मांगी थी उतनी कंपनियां मिली नहीं केंद्रीय बलों की। 825 कंपनियां मांगी थी, लेकिन 600 से ज्यादा थोड़ी सी कंपनियां मिली उनको, 650 के करीब। देखिए उन्होंने वो तो इसके पीछे ये एक वजह बता रही है। उन्होंने मांगी कहाँ थी, उन्होंने तो इनकार कर दिया था। उन्होंने तो कहा था कि हमारी पुलिस सक्षम है, हमको चाहिए ही नहीं। जो हाईकोर्ट ने उनको कहा था, राज्य चुनाव आयोग ने तो मांगी थी, राज्य चुनाव आयोग ने मांगी थी, राज्य चुनाव आयोग ने मांगी होगी, लेकिन जो राज्य सरकार थी उन्होंने तो कह दिया कि हम सक्षम हैं। तो वो जो सक्षम थे तो उन्होंने ना अपना जो कर्तव्य है उन्होंने वो भी पूरा नहीं किया, न ही उन्होंने उन लोगों को निर्देशन दिया कि उनको कौन से बूथ पे जाकर। अच्छा, ऐसे में एक सवाल ये भी उठता है राजलक्ष्मी जी कि चुनाव आचार संहिता लगते ही सारी जो शक्तियां हैं, प्रशासनिक शक्तियां चली जाती हैं चुनाव आयोग के पास, सारे डिसीजन वही लेता है। लेकिन फिर भी जिम्मेदारी तो होती है राज्य सरकार की, और
स्टेट इलेक्शन कमीशन की, दोनों की एक जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो आप सोचिए कि ये अगर ये ऐसा ही रहा तो फिर वेस्ट बंगाल में तो हर हर इलेक्शन में यही एक रवैया रहेगा। और आप देखिए कि वो जो बैलेट बॉक्सेस हैं उनकी सबकी दशा आप देख रहे होंगे कि ये आप कौन से बूथ पे कैसे आप भरोसा करेंगे। लोगों का तो भरोसा ही उठ गया इस प्रक्रिया पे से। तो कैसे कोई आगे आएगा और कैसे इलेक्शन में वो सहभागी कैसे होगा। तो ये जो प्रक्रिया है इसमें अगर आप जो एक जनतंत्र का आप एक उत्सव कहते हैं इसको, उसके लिए कुछ एक राज्य सरकार की तरफ से कुछ जिम्मेदारी होनी चाहिए। उनको जब पता था, जब पहले से उनको नजर आ रहा था कि यहाँ जगह जगह पर कई जगहों पर वायलेंस की मतलब हो रही थी, वो घटनाएं हो रही थी, तो वहां पर उनको पता होना चाहिए था कि कौन कौन से सेंसिटिव बूथ्स हैं, उन पर पहले से ही तैयारी होनी चाहिए थी, जो कि नहीं हुई। बल्कि ऐसा भी हुआ है कि काफी जगहों पर टीएमसी के खुद के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने ही आपस में ही झगड़ा किया, उन्होंने आपस में फायरिंग की। और सबसे बड़ी बात मतलब उनके पास इतने सारे आर्म्स, एम्यूनिशन, ग्रेनेड्स, ये सब आए कहाँ से। तो ये इन सारी चीजों में जो राज्य सरकार की काफी सारी बहुत बड़ी फेलियर नजर आ रही है। तो उनको एक ये भी सोचना चाहिए था कि हमको ये एक लॉ एंड ऑर्डर का जो एक सिचुएशन है, जो ममता बनर्जी योगी आदित्यनाथ जी पर उंगली उठा रही थी जब आतिक अहमद की मृत्यु हुई, उस वक्त जो नामचीन जो एक क्रिमिनल है उसकी मृत्यु पर जिन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर फेल है, तो उनको ये सोचना चाहिए था कि जब इतना बड़ा एक उत्सव चल रहा है प्रजातंत्र का, तो उस वक्त अपने राज्य में लॉ एंड ऑर्डर का जो देखरेख है वो ठीक तरीके से करें। तो अभी नहीं, वो आप तो ये कह रही हैं, वो तो ये कह रहे हैं टीएमसी के कार्यकर्ता और नेता तो ये कह रहे हैं कि हमारे ही कार्यकर्ता ज्यादा मरे और हमको ही कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। उनकी आपस में हो रही थी, काफी जगहों पर उन पर आपस में भी हो रही थी झगड़ा। और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, किसी की भी मृत्यु हुई हो, अगर एक व्यक्ति की भी मृत्यु हो गई इस प्रक्रिया में, तो भी वो बड़ी चिंताजनक विषय है। और ये जो जिम्मेदारी वो राज्य सरकार की है। स्टेट इलेक्शन कमीशन के साथ साथ क्या राज्य सरकार की कोई जिम्मेदारी है ही नहीं इसमें। वो कैसे ऐसे उसको पूरी तरीके से वो कह रहे हैं कि हमारी जिम्मेदारी थी ही नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। तो उनका भी तो उसमें कुछ जिम्मेदारी है। और वो किस बेसिस पे वो कह रहे थे कि हमारी पुलिस इसमें सक्षम है, हमको सेंट्रल फोर्सेस की कोई आवश्यकता नहीं है, किस बेसिस पे वो कह रहे थे, जबकि उनके पास न कोई सेंसिटिव एरियाज की कोई लिस्ट थी, न उनके पास कोई ऐसा कोई एक अरेंजमेंट ही नहीं था जिसके बेसिस पे वो ये कह सके कि ये शांतिपूर्वक कोई इलेक्शन हो पाए। तो वो तो ऐसे ही यही बात लेकर चल रहे हैं कि ये इलेक्शन पर इलेक्शन ऐसे ही होते जाने वाला है। और वो तो ये इनको केवल संख्या की तरह देख रहे हैं कि पिछली बार 2 लोग ज्यादा मरे थे, इस बार 2 लोग कम मरे, तो फिर हम लोग इस बार थोड़ी सी शांतिपूर्वक इलेक्शन हो गई। तो उनका ये जो एटीट्यूड है, मुझे तो लगता है कि सेंट्रल इलेक्शन कमीशन को लक्ष्मी जी, देखना एक चीज पड़ेगा। बताइएगा, 5.5 करोड़ या 6 करोड़, पौने 6 करोड़ की आबादी है, 1,35,000 सुरक्षा बल तैनात थे। ऐसे में इतनी बड़ी हिंसा होती है और कई जिलों में होती है, उत्तर स्टेट के उत्तर में भी होती है, दक्षिण तक होती है। क्या वजह क्या है असल में? जी देखिए, जो अभी हर बार इलेक्शंस में एक पैटर्न सबको पता चलता है कि ये जो है सेंसिटिव एरियाज हैं, तो उसमें थोड़ी सी, और वो भी पिछले दिनों जो जहां पर वायलेंस हो रही थी वगैरह वगैरह, ये जो है एक लिस्ट बनाकर आपको वो पैटर्न देखकर वो आपकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है उनके सबके साथ में मिलकर आपको ये देखना पड़ेगा कि कहाँ पर जरूरत है ज्यादा फोर्सेस डालने की। लेकिन ये सब प्रक्रिया तो उन्होंने किया ही नहीं, या तो पता होते हुए भी शायद वो चाहते थे कि इसमें बूथ कैप्चरिंग हो। क्योंकि आप अगर पैटर्न देखें कि जो फोर्सेस पहुंची वो तो पहुंच गई 3 तारीख को, लेकिन उनको ठीक तरीके से डिप्लॉय ही नहीं किया गया। तो वो डिप्लॉय न करने का कारण क्या था, उनको ठीक तरीके से वो डायरेक्शन न देने का कारण क्या था। और स्टेट इलेक्शन कमीशन पे
एक और सवाल ये भी उठ रहा है कि एक फेज में करने की क्या जरूरत थी? अगर आपके आपके हाथ में ये अगर कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, जब आपने देखा है कि पिछले बार भी इतनी सारी वायलेंस हुई, तो फिर आपने इस बार एक फेज में लेने का क्यों निर्णय लिया? आप इसको 3 फेजेस में या 5 फेजेस में जैसे पिछले बार हुआ था वैसे कर सकते थे, लेकिन उन्होंने एक फेज में कर दिया इसको, इलेक्शन को। तो वो करने की जरूरत नहीं थी। तो मुझे तो लगता है ये तो एक तो पूरे, या तो वो प्लानिंग पूरी तरीके से फेल है, या तो ये कोई मिली भगत थी दोनों की, जो राज्य सरकार है और स्टेट इलेक्शन कमीशन है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर हैं, वो अपने ऑफिस में थे ही नहीं जब जब लोग जा रहे थे कंप्लेंट लेकर, या कोई जब एमएलए जा रहे थे, एमपी जा रहे थे, जो लोग उनको अप्रोच कर रहे थे, उनको उनकी मौजूदगी ही नहीं थी। वो सुबह 10:30 बजे आए थे ऑफिस में, और उसके बाद भी किसी को ठीक तरीके से उनको रिस्पांस नहीं दे रहे थे, और पिछले दिन की शाम को जल्दी चले गए ऑफिस में से। तो मतलब उनकी मौजूदगी होनी चाहिए ऑफिस में जी। फिलहाल तो आरोप चल रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप लग रहे हैं। शामी हमारे साथ टीएमसी के एक नेता थे, वो कह रहे थे कि ये बाकायदा एक मिली भगत थी। केंद्र और भारतीय जनता पार्टी के नेता शुभेंदु अधिकारी मिलने पहुंचे थे चुनाव से पहले, केंद्रीय गृह मंत्री से उनकी मुलाकात हुई थी, और वो तो सीधे सीधे ये आरोप लगा रहे हैं। जी, वो तो आरोप लगाएंगे ही लगाएंगे, लेकिन अभी वो राज्य में वो सरकार किसकी है? तो वो जिम्मेदारी किसकी थी कि ये सारी प्रक्रिया शांतिपूर्वक हो? ये देख रेख राज्य सरकार कर सकती थी। अगर उनको उल्टा अगर ऐसा कोई एक शक था कि उनकी मिलीभगत हो रही है, तो उनको और भी चौकन्ना होना चाहिए था। तो उनको ये तो पता होना चाहिए था कि यहाँ पर हर बार होता है वायलेंस, तो वो तो लेकर ही चल रहे हैं कि नहीं, यहाँ तो हमेशा वायलेंस होता है, आप देखिए हमारी हिस्ट्री ऐसी है, और यहाँ पर ऐसे होते रहते हैं। और आप पिछले बार की संख्या देखिए, इस बार की संख्या देखिए, तो ये इस बार कम है। तो उनका जवाब तो ऐसा है। तो वो तो ये चाहते ही नहीं है कि वायलेंस कम हो। तो इसलिए वो, अगर उनको ऐसा कोई एक अंदेशा था, अगर उनको लग रहा था कि कोई मिलीभगत हो रही है, तो उनको और भी ज्यादा अरेंजमेंट करना चाहिए था कि शायद इन लोगों के वजह से कोई डिस्टरबेंस हो, तो उनको और भी चौकन्ना होना चाहिए था। तो जो उन्होंने किया नहीं, तो राजलक्ष्मी जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, इंडिया न्यूज से बात करने के लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया।